बच्चों आज से आपका सामान्य अध्ययन का कोर्स चालू हो रहा है। इसमें हम आपको एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे और साथ ही सारे चैप्टर जितने भी अध्याय हैं उन सब की समरी पढ़ा देंगे फटाक से, एकदम कहानी की तरह। ठीक है, इसके बाद आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ इस पार्ट की, फिर कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, समरी पढ़ा रही है क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ समरी पढ़नी है। हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमको टॉपर बना सके। हमको टॉपर बनने के लिए, हमको टॉप करने के लिए पढ़ना है बिल्कुल। तो आज हम इसकी समरी देखेंगे, फिर कल हम इसके एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कल से हम करना चालू करेंगे। तो पहले हम इसकी समरी एकदम कहानी की तरह देखेंगे। आपको बिल्कुल किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे कल से कॉपी और पेन लेके बैठिए, यहीं पे नोट्स बनाइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो फ्रांसीसी क्रांति सामान्य अध्ययन का जो पहला भाग है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि इतिहास। भारत और समकालीन विश्व मतलब पुराने समय का भारत और उसके साथ साथ का जो विश्व है, उस टाइम पे विश्व में क्या हो रहा था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। ठीक है, तो हम इस पार्ट में हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस जो कि एक देश है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये पीला कलर का जहाँ पे मैंने उंगली रखी हूँ, INDIA, इंडिया। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पर यूरोप में। ये रहा फ्रांस, ये जो भूरे कलर का जो देश है, ब्राउन कलर का, जिसमें मैंने उंगली रखी हूँ, FRANCE। ठीक है, और ये उसके ऊपर रहा लंदन। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, मैंने आपको फ्रांस और ब्रिटेन के बारे में इसलिए बताया बच्चों ताकि आप उनकी जो लोकेशन, उनकी स्थिति है, वो कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में आप जान पाए। क्योंकि इस पार्ट में ब्रिटेन का भी एक पार्ट आएगा इस कहानी में। तो बच्चों, पुराने ज़माने में था क्या कि फ्रांस और जो ब्रिटेन थे ना, एकदम कट्टर दुश्मन थे और ये दोनों देश ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखे थे। भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, और फ्रांस ने भी बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखा था। तो दोनों में कॉम्पिटिशन था, प्रतिस्पर्धा थी कि कौन ज़्यादा देशों को गुलाम बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या, इसमें देखो बच्चों 6 पार्ट है। ठीक है, इन 6 पार्ट को आपको बुक से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको आपको सिर्फ यहाँ पे आके रोज शाम को कहानी सुननी है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम जो याद करवाएंगे आपको वो करना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको आज इस शुरू के 2 पार्ट की कहानी सुनाऊंगी बस 10 मिनट में। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की कहानी, फ्रांस में क्रांति कैसे आई। ठीक है, देखो बच्चों, किसी भी देश में क्रांति कब आती है, जब जनता एकदम विद्रोह कर देती है, जब शासन ध्वस्त हो जाता है, शासन कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तब किसी भी देश में क्रांति आती है। तो फ्रांस में उस समय की बात है। फ्रांस में क्रांति कब आई बच्चों, एक सेकेंड। फ्रांस में जो क्रांति आई है वो आई है 1789 में। कब आई है बच्चों, 1789 में। ठीक है, 1789 में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16। ठीक है, या फिर 16। ठीक है, उस समय की फ्रांस की जनता वो एकदम विद्रोह कर गई थी राजा के खिलाफ। ऐसा क्यों हुआ था कि फ्रांस की जनता अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर गई। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है आजकल क्या होता है, हम वोट डालते हैं और हमारा नेता चुनते हैं। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा होता था हर देश का। तो वैसे ही उस समय फ्रांस का राजा लुई 16 था। ठीक है, तो हुआ ये 1789 की बात है। ठीक है, कैसी वैसी नो, ठीक है, 89 की बात है। ये राजा कब बना था, ये राजा बना था 1774 में। ठीक है, जब ये 20 साल का था। कितने साल का था बच्चों, 20 साल का। देखो बच्चों, 20 साल का ही था और ये राजा बन गया था। ठीक है, तो पहले होता क्या था, जो राजा का बेटा रहता था वो राजा बनता था। तो ये किस वंश का था, ये बुर्बो वंश का था। बुर्बो वंश का राज्य था उस समय फ्रांस में, तो ये राजा बन गया था। ठीक है, उस समय जो फ्रांस, अब ये राजा बना, इसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई। ठीक है, इसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई। तो जब इसकी शादी हुई, ये राजा बना, तो इसने सोचा चलो मैं राजकोष को खोल के देखता हूँ, मेरे पास कितना खजाना है। ठीक है, मैं तो राजा बन गया, मैं खुश हो गया, तो इसने सोचा मैं राजकोष को खोल के देखता हूँ। पर जब इसने राजकोष को खोल कर देखा, खजाने को खोल के देखा, तो उसने देखा जो राजकोष है, ठीक है, जो राजकोष है वो एकदम खाली है। क्या है बच्चों, खाली है। ऊपर से जो फ्रांस का जो राजवंश है, जो राज्य है, वो कर्जे में डूबा है।
ठीक है, कर्जे में डूबा है। फ्रांस का जो राजवंश था वो कर्जे में क्यों, जो राज्य था वो कर्जे में क्यों डूबा था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रांस का दुश्मन कौन था बच्चों? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया था? बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था। तो और फ्रांस को हुई जलन, उसने सोचा कि इसने इतने सारे देशों को गुलाम बनाया और मैंने नहीं बनाया, इसने मेरे से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाया। तो उसने बोला कि उसने मतलब क्या किया, ब्रिटेन के जो 13 गुलाम देश थे, ठीक है, ब्रिटेन के कितने गुलाम देश बच्चों? 13 गुलाम देशों को आज़ादी दिलवा दी, जिसमें से अमेरिका भी एक था, ठीक है। तो आज़ादी दिलवा दी। तो और इसके कारण जो फ्रांस था वो गरीब हो गया। फ्रांस के ऊपर कितने का कर्ज था? 10 अरब लिबरे का, 10 अरब लिबरे, ठीक है। लिबरे क्या होता है बच्चों? लिबरे जो होती है वहाँ की करेंसी होती है, ठीक है। करेंसी क्या होती है? जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपए है। आज हम बोलते हैं 2 रुपये, 12 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 1 करोड़ रुपये, 10 अरब रुपये, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर फ्रांस में उस समय जो करेंसी चलती थी उसे हम लिबरे बोलते थे। तो फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिबरे का कर्ज था, प्लस 2 अरब लिबरे अलग से थे कर्ज के रूप में, ठीक है। अब बेचारे राजा ने सोचा कि मेरे को कर्ज लगाना, मेरे को मतलब पैसे तो चाहिए राज्य चलाने के लिए, ऊपर से राज दरबार को मेंटेन करना पड़ता है, सजा कर रखना पड़ता है, उसका खर्चा अलग से आता है, राज्य परिवारों की शान शौकत का खर्चा अलग से आता है। तो उसने बोला कि चलो कर लगाते हैं लोगों पर। कर क्या होता है बच्चों? हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, ठीक है, वो कर होता है, उसके कारण हमारा देश चलता है। तो उस समय भी राजा कर लगाता था, उससे राज्य चलता था, देश चलता था। तो फ्रांस भी ऐसे ही चल रहा था। तो लुई 16वां को क्या लगाना था बच्चों? कर लगाना था, क्योंकि उसके पास क्या हो गया था? खजाना खाली हो गया था, ठीक है। तो लुई, उस समय फ्रांस में एक नियम था कि अगर लुई मतलब किसी भी राजा को कर लगाना है तो उसको तीनों एस्टेट के लोगों को बुलाना पड़ेगा। एस्टेट क्या होता है बच्चों? फ्रांस में जो उस समय का जो समाज था, ठीक है, फ्रांस जो था वो 3 एस्टेट में डिवाइड था। प्रथम एस्टेट, ठीक है, प्रथम एस्टेट, एस्टेट यानी कि समूह, 3 समूह में डिवाइड था, विभाजित था। द्वितीय स्टेट, ठीक है, और तृतीय स्टेट, ठीक है। तो होता क्या था बच्चों, इस एस्टेट, प्रथम स्टेट में जो लोग थे वो पादरी वर्ग था, ठीक है। कौन सा वर्ग था? पादरी वर्ग। पादरी क्या होता है बच्चों? जैसे आज हम हिंदू लोग हैं, हमारे देश में मुस्लिम लोग हैं, वो पूजा करने मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं। वैसे जो फ्रांस है वो ईसाई देश है, ठीक है, वहाँ पे ईसाई धर्म के लोग उस समय ज़्यादा रहते थे। तो पूजा करने काय में जाते थे बच्चों? चर्च में जाते थे। तो चर्च की जो देखभाल करता था ना, यानी कि जो पुजारी समझ लीजिए, उसको हम क्या कहते थे? पादरी। तो ये जो वर्ग था वो पादरी वर्ग, जो चर्च की देखभाल करता था, ठीक है। द्वितीय एस्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग। कुलीन यानी कि जो राज परिवार के लोग हैं उनका वर्ग, ठीक है। अमीर लोग जो हैं, राजा के खानदान के जो लोग हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, वो सब कुलीन वर्ग में आते थे। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? आम जनता आती थी, मतलब जो थोड़े अमीर लोग हो गए, व्यापारी लोग हो गए, जो राज दरबार में पैदा नहीं हुए, जो पादरी वर्ग में पैदा नहीं हुए, जिनके पास विशेष अधिकार नहीं है। इन दोनों वर्गों के लोगों के पास विशेष अधिकार था, ठीक है, इनके पास नहीं था, ठीक है। इनको सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, इनको कर नहीं देना पड़ता था। इन दोनों वर्गों को कर सिर्फ देता था तृतीय वर्ग। इसमें सब भूमिहीन किसान थे, बेचारी जनता थी, गरीब मजदूर लोग आते थे और थोड़े बहुत अमीर लोग आते थे, ठीक है। इन दोनों एस्टेट को कर नहीं देना पड़ता था। तो जब लुई ने सोचा कि मेरे को कर लगाना है, तो हुआ क्या, उसका फ्रांस का नियम था कि अगर तुमको कर लगाना तो तुमको तीनों एस्टेट के लोगों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों स्टेट के लोग क्या करते थे? बैठे बैठे खाते थे, कर वसूल करते थे और ये काम करते थे, इनको कर देना पड़ता था। तो उस समय एक नियम था, जैसे कि अगर आप आज वोट डालेंगे तो आज का नियम है कि एक इंसान का 1 वोट होता है, लेकिन उस समय क्या नियम था? एक एस्टेट का 1 वोट होगा, ठीक है, 1 वोट, 1 वोट, ठीक है। अब देखो बच्चों, उन्होंने सभा बुलाई, ठीक है, कहाँ बुलाई? बारसाय शहर था फ्रांस का, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। बारसाय शहर फ्रांस का, कहाँ बच्चों? बारसाय शहर। तो बारसाय शहर में सभा बुलाया उसने, ठीक है, बढ़िया सजाया, राज दरबार सजाया। प्रथम स्टेट के कितने लोग आए? 300 लोग आए, मतलब हर स्टेट के प्रतिनिधि को भेजा था, हर कोई तो आ नहीं सकता था, तो हर स्टेट ने अपने 300 प्रतिनिधि को भेजा। तो प्रथम स्टेट के कितने प्रतिनिधि थे? 300 प्रतिनिधि थे। द्वितीय स्टेट के कितने प्रतिनिधि थे? इसके भी 300 प्रतिनिधि थे, ठीक है।
और जो तृतीय स्टेट था इसके कितने प्रतिनिधि आए थे, 600 प्रतिनिधि आए थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उस समय ना बहुत ज़्यादा असमानता थी। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो सब बढ़िया चेयर में बैठे, कुर्सी में बैठे, सोफे में बैठे हैं, बढ़िया राजा की तरह बैठे हैं। और जो तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो खड़े हुए थे बस पीछे, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, एक स्टेट का एक वोट था, हर नागरिक का एक वोट नहीं था, एक स्टेट का एक वोट था। तो वहाँ पर क्या हुआ, सभा में बहस हो गई। क्या बहस हुई बच्चों, ये जो तृतीय स्टेट के जो लोग बोलने लगे कि हर व्यक्ति का एक वोट होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले तो चाहेंगे कि कर लगा दो, ऊपर से जनता अलग परेशान है। फ्रांस की जो आबादी थी वो भी बढ़ते जा रही थी, ठीक है। अनाज नहीं था, जो वहाँ के लोग क्या खाते थे, ब्रेड खाते थे। तो ब्रेड के जो स्टोर रहते हैं ना, दुकानें रहती, उनने भी मतलब जमाखोरी चालू कर दी थी, क्योंकि लोगों के पास वो नहीं था, तो ज़्यादा पैसे लाने के लिए उन्होंने जमाखोरी चालू कर दी थी। जनता भूखी मर रही थी, किसान परेशान थे, ऊपर से ठंड अलग पड़ गई थी, तो पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। मतलब एक समय की अकाल की स्थिति थी। ऊपर से राजा चाह रहा कि कर लगा दें, ऊपर से कर सिर्फ किसको देना, तृतीय स्टेट के लेना है, और ये दोनों बैठे बैठे चाह रहे और बोल रहे कि कर लगा दो। तो इन लोगों ने मांग की कि हर व्यक्ति का एक वोट होगा। ये मांग कहाँ से आई थी, एक फिलोसोफर था, यानी कि एक दार्शन था, दार्शनिक व्यक्ति था, ठीक है, रूसो। उसकी किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी किताब थी बच्चों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसने एक किताब लिखी थी, कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी बच्चों, रूसो ने लिखी थी। तो यहाँ से ये आइडिया आया, किसने लिखी थी बच्चों, रूसो के द्वारा लिखी गई थी। तो उसने ये आइडिया दिया था कि हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, ना कि हर वर्ग का एक वोट, क्योंकि ये दो वर्ग थे वो चाहते थे कर। तो जनता एकदम गुस्सा हो गई और ये 600 लोग उठ के क्या कर चले गए, ये उठकर चले गए टेनिस कोर्ट, बारसाई के टेनिस कोर्ट के हॉल में चले गए और बोले कि हम अपना कानून बनाएंगे और ये राजा पागल हो चुका है, हम इसकी निरंकुश राजा की जो ताकत है उसको कम कर देंगे, ठीक है। तो ये 600 लोग उठकर चले गए टेनिस कोर्ट में बारसाई के, और इन्होंने क्या किया, वहां पर नेशनल असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बनाने का फैसला किया, ठीक है। यहाँ पे ये लोग नेशनल असेंबली बना रहे थे, ये तो लोगों के प्रतिनिधि थे, और उधर जो जनता थी वो परेशान हो रही थी, ऊपर से सर्दी में सारी फसल खराब हो गई थी। ये लोग उठ के चले गए, गुस्सा होकर चले गए, ये लोग सभा छोड़ के चले गए, ठीक है। और बाकी जनता परेशान हो गई है, तो जो जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उनको ऐसे और एक ऐसी अफवाह फैल गई कि जो लुई 16वां जो राजा है उसने लोगों को मारने का आदेश दे दिया है, गोली से उड़ाने का आदेश दे दिया है। तो लोगों ने क्या करे, टाउन हॉल, पेरिस के टाउन हॉल, ये कहाँ है बच्चों, ये 600 लोग कहाँ थे, ये टेनिस कोर्ट में थे, नेशनल असेंबली बना रहे थे, एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, ठीक है, दस्तावेज बनाए थे राजा की ताकत को कम करने के लिए। और जो बाकी की जो जनता थी उनमें से 7000 महिलाएं पुरुष टाउन हॉल में इकट्ठे हुए पेरिस के। वो लोग एकदम बौखला गए थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाना, भूखी जनता थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं था, राजा अलग नहीं मान रहा था, ठीक है। और ऊपर से पादरी लोग भी बहुत सारा टैक्स ले रहे थे, कर ले रहे थे। तो जनता ने बोला कि अब हम राजा को नहीं मानेंगे, और उन्होंने अपनी जनसेना बना ली और पेरिस की ओर चल दिए। फिर पेरिस से वो लोग बास्टिल की ओर चल दिए, वो लोग हथियार की खोज करने लगे कि हम राजा की सेना से लड़ सकें। तो बास्टिल में एक किला था, ठीक है, उसकी जो जेल थी उनको उनने तोड़ दिया और कैदियों को आज़ाद करवा दिया, और बास्टिल के किले के कमांडर को मार डाला। और फिर वहीं ये जो नेशनल असेंबली थी इन्होंने अपना नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है। और फिर मजबूरन आके लुई 16वें को इसमें साइन करना पड़ा, ठीक है, इसको मजदूरी देना पड़े। इस तरह से फ्रांस में क्रांति आई, ठीक है। फ्रांस में क्रांति कब आई, 1791 में, 1791 में इन नेशनल असेंबली में उसको साइन करना पड़ा। फिर इस तरीके से क्रांति आई, ठीक है, सामंत व्यवस्था का अंत हुआ। लेकिन अंत यही नहीं हुआ, इसमें भी कई सारी दिक्कतें थी। इन सारी दिक्कतों को हम कल देखेंगे, कल की कहानी में सुनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। आगे की कहानी हम कल करेंगे, और कल ही जो आज हमने कहानी पढ़ी इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।